जय हिंद दोस्तों, रखिए गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है ताजा अपडेट कम्युटेशन पर। एएफटी दिल्ली में पेंशनर के केस एडमिट हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, कुछ ताजा अपडेट आई है कम्युटेशन को लेकर। और दोस्तों ये जानकारी मुझे दी है कुछ वकीलों ने। जी हां दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया कि पेंशनर के केस एडमिट हो रहे हैं कोर्टों में रिकवरी बंद कराने के लिए। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे बरकरार है दिल्ली एएफटी के कम्युटेशन के फैसले पे। जी हां दोस्तों, जो पहले जजमेंट आया था दिल्ली एएफटी का पेंशनर के फेवर में, पेंशनर की फर्दर रिकवरी बंद कर दी गई थी, स्टे लगा दिया गया था। तो दोस्तों उस स्टे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और स्टे लगा दिया था। जी हां दोस्तों, इस वजह से ये मामले रुक गए थे, लेकिन फिर भी आप पे केस एडमिट हो रहे हैं कोर्टों में। जी हां दोस्तों, चाहे तो आप दिल्ली एएफटी में कोर्ट केस कर सकते हैं या फिर आप एएफटी चंडीगढ़ में कोर्ट केस कर सकते हैं, अपना केस एडमिट करा सकते हैं। जिन पेंशनर के 10 से 11 साल 12 साल कंप्लीट हो गए और अभी भी उनकी रिकवरी हो रही है, तो दोस्तों आप अपने केस एडमिट करा सकते हैं। एक और दोस्तों जजमेंट आया है एएफटी लखनऊ का, यह भी दोस्तों पेंशनर के फेवर में। इस जजमेंट में भी यही लिखा हुआ है कि जिन भी पेंशनर के 12 साल कंप्लीट हो गया उनकी फर्दर रिकवरी रोक दी जाए। तो दोस्तों ये जो जजमेंट आया है ये काफी हेल्पफुल होगा दिल्ली हाई कोर्ट का जो स्टे लगा रखा है दिल्ली एएफटी के फैसले पे, उसे हटाने के लिए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये वाला जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का जो स्टे लगा रखा है उसे हटाने में काफी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अगर एक बार दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे हट जाता है दिल्ली एएफटी के फैसले पर, तो दोस्तों काफी पेंशनर को इससे राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर आपकी रिकवरी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आप अपने केस एडमिट करा सकते हैं कोर्टों में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते अगली जानकारी की तरफ। सरकार ने या पीसीडीए ने ऑनरी लेफ्टिनेंट की सर्विस 33 साल क्यों बढ़ाई, क्या आप जानते हैं? जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है पहले ऑनरी लेफ्टिनेंट को सिर्फ 30 साल की पेंशन मिल रही थी, उनकी जो सर्विस थी वो 30 साल से ऊपर नहीं बढ़ाई गई थी। लेकिन दोस्तों अब जब से फैसला आ गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, पीसीडीए का सर्कुलर भी जारी कर दिया पीसीडीए ने, तो इसके बेस पर ऑनरी लेफ्टिनेंट को 33 साल की पेंशन मिल रही है। अब दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, किस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, पीसीडीए ने ऑनरी लेफ्टिनेंट की सर्विस बढ़ाई, 33 साल करी? इसका सबसे बड़ा कारण है लेंथ ऑफ सर्विस। जी हां दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स ने हवाला दिया कि सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की सर्विस 30 साल की नहीं होती, इनकी जो सर्विस है, जो टेन्योर है वो 30 साल से ऊपर का है, तो इस वजह से जो पीरियड है वो भी 30 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, पीसीडीए ने लेंथ ऑफ सर्विस इनकी 33 साल तक करी ऑनरी लेफ्टिनेंट की। सूबेदार मेजर की भी आप सर्विस देखेंगे तो दोस्तों वो 30 साल की नहीं है, 30 साल से ऊपर की है। तो इसलिए पेंशन पे बेनिफिट 30 साल से ऊपर का ही देना चाहिए। इस वजह से दोस्तों पीसीडीए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजी हुई। सिर्फ एक पेंशनर ने शिकायत नहीं डाली थी, ऐसे बहुत से ऑनरी लेफ्टिनेंट थे जिन्होंने भर भर के शिकायत डाली थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक वो शिकायत पहुंचाई थी। तो इस वजह से ये केस आपके फेवर में गया और आपकी सर्विस 33 साल करी गई। तो दोस्तों आपकी शिकायत जो थी वो काफी असरदार थी, इस वजह से ये केस आपके फेवर में गया। इसी के बाद दोस्तों पीसीडीए ने सर्कुलर जारी किया, सर्कुलर नंबर 679, और इसके अनुसार आपकी सर्विस कर दी 33 साल ऑनरी लेफ्टिनेंट की, सूबेदार मेजर की। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी का गठन 10 साल में नहीं बल्कि 5 साल में किया जाए। दोस्तों जैसा आपको पता है संसद में यह बताया गया कि 8 सीपीसी पर भारत सरकार फिलहाल कुछ नहीं कर रही है। अभी 8 सीपीसी का जो मामला है वो अभी ठंडे बस्ते में चल रहा है, अभी 8 सीपीसी पर विचाराधीन नहीं है, ऐसा भारत सरकार ने बताया। और जैसी ये बात कई संगठनों को पता लगी, उसमें से एक संगठन था कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर का संगठन, जो इनके महासचिव हैं, उन्होंने डायरेक्ट पीएम मोदी जी से गुहार लगाई, उनको लेटर लिखा कि जो 8 सीपीसी है उसका गठन आप बहुत पहले ही करें। जो हर एक 10 साल बाद पे कमीशन आता है वो 10 साल में नहीं 5 साल में उसे किया जाए। अब दोस्तों 8 सीपीसी पर भारत सरकार ने यहां पे मना कर दिया, लेकिन जो दूसरे संगठन थे अब वो एक्टिव हो गए हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। अब वो भारत सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी को लागू करे। अब कई संगठनों का कहना है कि जो पे कमीशन है वो 10 साल से पहले दिया जाए, जैसे कि 5 साल में ही पे कमीशन दे दिया जाए नया, ऐसा कई संगठन कह रहे हैं। और इसके चलते कई लेटर भी दे रहे हैं पीएम मोदी जी को। दोस्तों 8 सीपीसी जब आना होगा आ जाएगा,
लेकिन जो डिमांड है 8 सीपीसी की लाने की वो लगातार चलती रहेगी ताकि सही समय पर हमें 8 सीपीसी मिल जाए। चलते अगली जानकारी की तरफ। अब मिलेगा ग्रुप वाई का एरियर, जिनका जेड ग्रुप का एरियर मिला। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर की कंप्लेन आई थी मेरे पास, बल्कि ये फैमिली पेंशनर थे। पेंशनर की काफी पहले डेथ हो गई थी। इनका कहना है कि हमें सर्कुलर 568 का एरियर जो मिला वो जेड ग्रुप के हिसाब से मिला, और बल्कि मिलना चाहिए था वाई ग्रुप के हिसाब से। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, 1/1/2006 से आपके ग्रुप मर्ज कर दिए गए थे। जो आपका पहले ग्रुप था बी सी डी, जो भी पहले ग्रुप था वो आपका मर्ज कर दिया गया था ग्रुप वाई में। और दोस्तों जिनका ए ग्रुप था उनका भी मर्ज कर दिया गया था एक्स ग्रुप में। तो 1/1/2006 से आपके सारे ग्रुप मर्ज कर दिए गए थे एक्स ग्रुप में या फिर वाई ग्रुप में। तो दोस्तों पेंशन भी आपको, जो भी आपकी पेंशन रिवाइज होनी थी वो भी या तो एक्स ग्रुप के हिसाब से या फिर वाई ग्रुप के हिसाब से होनी थी। अब दोस्तों पीसीडी ने क्या किया कि आपको पेंशन रिवाइज कर दी जेड ग्रुप के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इससे आपका एरियर कम बना। आपका जो एरियर बनना चाहिए था वो वाई ग्रुप के हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों जो वाई ग्रुप की पेंशन है वो जेड ग्रुप से ज्यादा है। जेड ग्रुप की जो पे है, पेंशन है, वो कम है और वाई ग्रुप की ज्यादा है, तो वाई ग्रुप के हिसाब से आपको पे होना था। तो अगर आपको जेड ग्रुप के हिसाब से पेमेंट पे हो गया तो दोस्तों फिर आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें, सीपी ग्राम में आप शिकायत डालेंगे, तो दोस्तों फिर आपको डिफरेंस का एरियर दिया जाएगा। आपको फिर वाई ग्रुप के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, चाहे आपका रैंक सिपाही हो या फिर नायक हो या फिर हवलदार हो। तो दोस्तों आप अपने एरियर की जांच कर सकते हैं कि आपको किस ग्रुप का आपको एरियर मिला है। मैं सर्कुलर 568 की बात कर रहा हूं। चलते अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों की पेंशन में मिलिट्री सर्विस में 2600 के बाद 5150 जुड़ेगी अगर 15500 एमएससी फाइनल कर दी जाती है सरकार के द्वारा। दोस्तों जैसा आपको पता है इक्वल एमएसपी का केस अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा निर्णय आए पूर्व सैनिकों के पक्ष में, इक्वल एमएसपी आपकी कर दी जाए, 15500 आपको मिल जाए। अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा आपकी एमएसपी 15500 कर दी जाती है, तब दोस्तों आपकी पेंशन में कितनी मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी जरा ये जान लेते हैं। अभी आपको मिल रही है 5200 की आधी 2600 रुपए, ये आपको ऑलरेडी मिल रही है। अगर 15500 कर दी जाती है तो इसका आधा होता है 7750, और पहले से आपको कितनी मिल रही है 2600, तो डिफरेंस आता है 5150 का। दोस्तों 5150 आपकी पेंशन पे जुड़ जाएंगे अगर फैसला आ जाता है। 15500 आपकी एमएसपी एक्सेप्ट हो जाती है भारत सरकार के द्वारा, तो सीधा आपको 5150 का फायदा होगा आपकी पेंशन में। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।